हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। आज हमारा केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण कितने भागों में होता है, क्या होता है और मिश्रण को पृथक्करण कैसे करते हैं, तो पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं मिश्रण के बारे में। तो देखिए, जो मिश्रण होता है, इसके पहले हमने आपको बताया था मिश्रण क्या होता है। जब दो प्योर सब्सटेंसेज को, दो ऐसे तत्व हों या यौगिक हों जो बिल्कुल शुद्ध मात्रा में हों, ठीक है, उनको आपस में मिलाया जाता है। तो मिलाने से वो क्या बनता है, मिश्रित हो जाते हैं। तो मिलाने से जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, सब्सटेंस बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो मिश्रण होता है, उनकी मात्रा के आधार पर या अनुपात के आधार पर दो भागों में होता है। पहला होता है समांग मिश्रण, दूसरा होता है विषमांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समांग मिश्रण की परिभाषा इसके पहले हम बताए थे। क्या होता है, जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम आपस में मिक्स करते हैं, उनका एक निश्चित रेशियो में क्या होते हैं, वो अपने आप में बिल्कुल दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। एक निश्चित अनुपात तक उनकी मात्रा क्या होती है, अपने आप में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। उनके कणों को फिर अलग अलग देख पाना मुश्किल रहता है हमारे लिए। तो वहाँ पर क्या बनता है, समांग मिश्रण बनता है। और जब वही अनुपात जो है निश्चित नहीं रहता है, मतलब क्या होता है, कण हमें अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। तो अलग अलग दिखाई देने का मतलब क्या हो गया, उनका रेशियो इम्बैलेंस हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया है। तो फिर अगर अनुपात हमारा फिक्स नहीं होता है तो फिर वहाँ पर क्या बनता है, विषमांग मिश्रण बनता है। ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब आते हैं समांग मिश्रण के डिवाइडेशन के बारे में। तो समांग मिश्रण को हम क्या करते हैं, उसकी सांद्रता के आधार पर चार भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब जिसको हम घोल रहे हैं, विलेय की विलायक में सांद्रता के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, चार भागों में यहाँ पर डिवाइड किए हैं। पहला है तनु, दूसरा है सांद्र, तीसरा है संतृप्त और चौथा है असंतृप्त। डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद जो विषमांग मिश्रण होता है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है निलंबन या सस्पेंशन, दूसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं, आइए। तो आगे अब हम चलते हैं समांग मिश्रण पर। तो देखिए, समांग मिश्रण क्या होता है, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण बनता है। निश्चित अनुपात का मतलब ये है कि जब हम दो यौगिकों को, शुद्ध यौगिकों को आपस में मिलाएंगे तो एक निश्चित अनुपात तक वो क्या करते हैं, एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है। एक निश्चित तक एक दूसरे में वो अच्छी तरह से घुल जाते हैं और इस प्रकार से मिक्स हो जाते हैं कि उनको हम साधारण आँख से देख ही नहीं पाते। ठीक है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर मिश्रण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, समांग मिश्रण। ठीक है। तो समांग मिश्रण, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है चीनी या नमक का जलीय विलयन। तो चीनी या नमक को जब हम पानी में घोलते थे, क्या करता है, पूरी तरह से घुल जाता है। फिर उसमें नमक के पार्टिकल्स या चीनी के कण हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके समांग मिश्रण के डिवाइडेशन के तरफ। तो समांग मिश्रण को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी विलेय और विलायक की सांद्रता के आधार पर हम इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है तनु, दूसरा सांद्र, तीसरा असंतृप्त, और चौथा संतृप्त। दोस्तों, यहाँ पर जो मिश्रण बनता है समांग मिश्रण, इसको हम विलयन भी कहते हैं। जब एक अवयव दूसरे अवयव में पूर्ण रूप से मिक्स हो जाता है और उसकी मिक्सिंग इस प्रकार से हो जाती है कि उनके अवयवों को हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं, तो फिर इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन में क्या होता है, हमारे पास एक विलायक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ की दूसरी मात्रा को उसमें घोलते हैं। तो
विलयन क्या होता है, ये बनता कैसे है, विलेय को विलायक में घोलने से बनता है। ठीक है, तो ये विलेय और विलायक क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा हम चीनी या नमक का जलीय विलयन बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बीकर में जल लेंगे या पानी, अब इसमें क्या करेंगे, हम चीनी को डालेंगे। ठीक है, चीनी, तो ये जो चीनी है जो क्या करेगी, यहाँ पर जल में जाकर के घुल जाएगी, चीनी को हम बोलेंगे विलेय या सोल्यूट, और जो जल है, जल चीनी को घोलने का कार्य कर रहा है, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट या विलायक। ठीक है, तो अब किसी विलायक में विलेय की मात्रा कितनी घुली है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर समांग मिश्रण को डिवाइड करते हैं 4 भागों में, तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त एवं संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो तनु और सांद्र है, ये दोनों, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपैरेटिवली चेक करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या किए, 2 बीकर लिए, दोनों में पानी रखे समान मात्रा में, जल रखे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच नमक डाला। ठीक है, और यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब 1 चम्मच नमक वाला जो पानी होगा उसको अगर हम पिएंगे तो इसकी तुलना में थोड़ा कम खारा लगेगा। ठीक है, तो इसकी तुलना में हम क्या कहेंगे, ये कम खारा है, इसलिए ये क्या है, इसकी तुलना में तनु विलयन है। और अगर इसको पिएंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा खारा लगेगा हमको, तो इसकी तुलना में हम इसको कहेंगे कि यह क्या है, एक सांद्र विलयन है या कंसंट्रेट विलयन है। तो तनु और सांद्र क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से बोले जाते हैं कि कौन सा तनु है और कौन सा सांद्र है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, अब आते हैं असंतृप्त पर। अब देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी विलायक में विलेय की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं लगातार, ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर विलेय जो है विलायक में एक निश्चित मात्रा तक ही घुलता है, उस मात्रा के बाद वो इस सॉल्यूशन में घुलना बंद कर देता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसको घोलेंगे और विलायक में घुलना बंद कर देता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा भर चुका है, इसका पेट भर चुका है। अब यहाँ पर किसी भी विलेय की जरूरत नहीं है जिसको वो अवशोषित कर सके या अपने अंदर मिक्स कर सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जब विलयन बन जाता है कि अब वो विलेय की मात्रा को और नहीं ले सकता, तो उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन, संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस स्टेज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, विलेय विलायक में घुलना बंद कर देगा। ठीक है, जब एक निश्चित मात्रा के बाद विलेय विलायक में घुलना बंद कर देता है, तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन हमारे पास मिलता है निश्चित मात्रा वाला, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। ठीक है, और उससे नीचे की जो मात्रा होगी, जब तक विलेय विलायक में घुल रहा है, उसमें जब तक विलायक में विलेय घुल रहा है, तो उसके नीचे की चाहे जो सी स्टेज होगी, चाहे तनु हो या सांद्र हो, वो सब क्या आएंगे, असंतृप्त के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, विलेय विलायक में घुलता रहता है। ठीक है, या आप ये समझिए कि जो तनु और सांद्र हैं ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, असंतृप्त विलयन।
मतलब क्या है इसमें असंतृप्त, मतलब पेट अभी भरा नहीं है, इनको और नमक दीजिए और नमक को अपने अंदर डिजालो कर लेगा। ठीक है, और दीजिए और डिजालो कर लेगा। जब तक ये डिजालो करेगा तब तक क्या है, असंतृप्त है। जब भर जाएगा तो उसके बाद डिजालो करना बंद कर देगा, घोलना बंद कर देगा, तो क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा यहाँ पर टाइप है मिश्रण का, विषमांग मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसकी परिभाषा क्या है, अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण बनता है। अनिश्चित अनुपात का मतलब यही है कि यहाँ पर अवयव एक दूसरे में बहुत अच्छे से नहीं मिलेंगे। इनको अगर कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विषमांग मिश्रण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हमने दिया है कुहासा, जल में बालू का मिलना। जल में आप बालू को घोलिए तो क्या होता है, बालू कुछ देर बाद तली में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, कुहासा में क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो क्या करती है, हवा में मिक्स रहती है, लेकिन उनको हम साधारण आंखों से अलग अलग देख सकते हैं कि हवा की बूंदें और क्या नाम है, नो वाटर की ड्रॉपलेट्स और हवा जो है आपस में एक साथ हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक विषमांग मिश्रण के उदाहरण है। अब यहाँ पर कणों के प्रकृति के आधार पर जो यहाँ पर आपस में मिक्स हो रहे हैं, जो पार्टिकल्स, उनके जो छोटे छोटे कण हैं, उनकी प्रकृति के आधार पर हम इसको विषमांग मिश्रण को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है निलंबन या सस्पेंशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, निलंबन या सस्पेंशन, ठीक है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब निलंबन और कोलाइडल ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर पानी लेते हैं। ठीक है, पानी में हम आटे के कुछ मात्रा, 1 चम्मच आटा डालते हैं। क्या डालते हैं, आटा या फ्लोर। ठीक है, तो आटा जब डालेंगे तो इसमें ऐसे मिक्स कर दीजिए, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर से एक बीकर लेते हैं, इसमें पानी भरते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, स्याही डाल देते हैं, इंक या स्याही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आटे को जब इसमें हम घोलेंगे तो कुछ समय के लिए तो ये आपको घुला हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको कुछ देर के लिए शांत ऐसे रख दीजिए तो आटा क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी तली में जा करके अवक्षेपित हो जाएगा, बैठ जाएगा। जब कोई यहाँ पर जो भी आटे के पार्टिकल्स वो धीरे धीरे छन करके क्या कर रहे हैं, इसकी तली में बैठ जा रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब कण क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे जाकर के तली में बैठ जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और यहाँ पर स्याही क्या करेगी, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, आटे के पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपको सीधी आंखों से दिखाई भी देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर स्याही को हम डालेंगे पानी में, तो स्याही क्या करेगी, इस पानी में इस प्रकार से घुल जाएगी कि स्याही के कण और पानी के कणों को अलग अलग आपके लिए देख पाना क्या होगा, मुश्किल रहेगा, आप नहीं देख सकते हैं। इसका कारण ये रहता है कि जो स्याही के जो पार्टिकल्स हैं वो उनका आकार यहाँ पर पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैपिंग होती है, उनके बीच में जो वाइड्स होती है, जगहें होती हैं छोटी छोटी, उन जगहों से क्या होता है, कम होता है, 10⁻⁹ की रेंज में रहता है इनका आकार। तो ये क्या करते हैं, इंक के पार्टिकल या स्याही के पार्टिकल उन गैप में जाकर के बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं और आप उनको देख नहीं सकते, क्योंकि वो क्या है, नैनो में है, नैनो में की रेंज में अगर उनका साइज है तो साधारण आँख से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और वो क्या करते हैं, पूरा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल समांग मिश्रण की तरह। आपको लगेगा कि ये विलयन क्या है, एक समांग मिश्रण है, लेकिन वास्तव में ये समांग मिश्रण नहीं होता है। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, इसको भी कुछ देर के लिए रख दीजिए, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन कुछ देर के लिए रख दीजिए तो क्या करेगा, स्याही जो होगी, स्याही के पार्टिकल्स होंगे, धीरे धीरे वो भी क्या करेंगे, नीचे बैठ जाते हैं।
ठीक है, आप लोग इंक जब खरीदते होंगे स्याही तो क्या करते हैं, उसको खोलने से पहले इसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ताकि जो पार्टिकल्स नीचे बैठे रहते हो क्या करें, फिर से सोल्यूशन में मिक्स हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, उनका साइज कम होता है, इसलिए ये बिल्कुल समांग मिश्रण की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन समांग मिश्रण नहीं होते हैं। तो हमें दिक्कत यह है कि अब कैसे पता चलेगा कौन सा विलयन समांग है, कौन सा कौन सा कोलाइडल है या समांग मिश्रण में। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर क्या आता है, एक प्रभाव आता है, प्रैक्टिकल है, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, या टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब हम किसी टार्च से प्रकाश को यहां पर इस विलयन पर डालेंगे, टार्च से प्रकाश को इस विलयन पर डालेंगे, तो यहां पर जो विलेय के कण होते हैं वो क्या करते हैं, टार्च की प्रकाश से टकरा करके टार्च के प्रकाश को बिखेर देते हैं चारों तरफ, जिससे हमें क्या होता है, इसके प्रकाश का पाथ दिखाई देने लगता है। ऐसे यहाँ पर दिखाई देगा कि ये प्रकाश इस तरह से जा रही है। ये क्यों दिखाई देगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के प्रकाश टकरा करके क्या कर रही है, बिखर जा रही है, और जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है कि प्रकाश के पाथ में ये पार्टिकल जब टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद बिखर जा रहा है प्रकाश और हमें दिखाई दे रहा है, इसी प्रभाव को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी होता है। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, टार्च से लाइट जनरेट कीजिए इस सोल्यूशन पर, तो यहाँ पर देखेंगे इसके विलयन में जो प्रकाश का पाथ है, रास्ता है, वो रास्ता हमें साधारण आंखों से दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, जो विलयन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या करते हैं, प्रकाश के पास से टकरा करके प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें इनका पाथ दिखाई देने लगता है। ठीक है, स्कैटरिंग से क्या होता है, प्रकाश ज़्यादा चमकने लगती है तो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो जो विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं वो क्या हो जाएंगे, विषमांग मिश्रण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव कौन कौन दिखाता है, निलंबन और कोलाइडल दोनों दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये जो है स्याही का पानी में घुलना क्या है, एक समांग मिश्रण है, तो आप टिंडल प्रभाव चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर प्रकाश का पाथ दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आ गए हैं मिश्रण को अलग करने की कौन सी विधियाँ होती हैं। तो मिश्रण को जो अलग करने की विधियाँ होती हैं वो प्रमुख विधियाँ हमने यहाँ पर लिख दिया है, 6 विधियाँ होती हैं। कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है मिश्रणों को अलग करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये है 6 विधियाँ। पहला है रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दूसरा है आसवन या डिस्टिलेशन, तीसरा है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, चौथा है आंशिक आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगला है वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी, अगला है भाप आसवन या स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इन विधियों को आप ख्याल रखिएगा, कभी कभी पेपर में ये पूछ लेता है। अब हम क्या करते हैं, आइए इसके बारे में एक एक के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पर जो विधि है मिश्रण को अलग करने की वो है क्रिस्टलाइजेशन या रवाकरण विधि। ये जो क्रिस्टलाइजेशन विधि है इसमें हम क्या करते हैं, अकार्बनिक ठोस जो कि मिश्रित होकर के अशुद्ध हो गए हैं उनको अलग करने के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जाता है कि अकार्बनिक ठोसों को मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी विधि होगी, क्रिस्टलाइजेशन विधि। ठीक है, या रवाकरण विधि। तो इसमें हम करते क्या है, जो हमारे पास अकार्बनिक ठोस आपस में मिक्स रहते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, किसी एक फिक्स विलायक में, एक
विलायक में, जिसमें क्या करें वो दोनों अकार्बनिक ठोस क्या करें घुल जाए। उसमें हम क्या करते हैं, पहले घोल लेते हैं, फिर उसको एक निश्चित ताप तक हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको हम छान लेते हैं। ठीक है, छानने के बाद फिर क्या करते हैं, उस पूरे सॉल्यूशन को जो छना हुआ मिला है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, रख देंगे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए। धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो उसमें से क्या होता है, जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है या शुद्ध यौगिक होता है, वो उसमें ठंडा होने के बाद क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो शुद्ध पदार्थ हमें क्रिस्टल के रूप में अलग मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टल के रूप में शुद्ध पदार्थ हमारा अलग हो जा रहा है, इसलिए इस विधि को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन विधि या रवाकरण विधि। तो दोस्तों, ये रवाकरण विधि ख्याल रखिएगा, ये कहाँ यूज होता है, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा दूसरा विधि है अलग करने का मिश्रण को, वो है आसवन विधि या डेस्टिलेशन। तो इसमें क्या होता है, आसवन विधि में जब दो द्रवों के क्वथनांकों या बॉइलिंग पॉइंट्स में अंतर अधिक होता है तो उन्हें आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। आसवन विधि में हम किसके मिक्सचर को अलग करेंगे, पहली बात तो दोनों लिक्विड होंगे, द्रव होंगे। द्रव जो आपस में मिक्स होंगे, मिले रहेंगे, उनमें क्या होना चाहिए, उनके बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक अलग अलग होने चाहिए और उनके बीच में काफ़ी थोड़ा अंतर होना चाहिए ताकि टेम्परेचर रेंज मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा कि दो द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए जिनके क्वथनांक में थोड़ा गैपिंग ज़्यादा रहता है, उनको अलग करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण जैसे होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, इसका उदाहरण देखे होंगे, क्या होगा, जैसे मेंथा ऑयल, मेंथा तेल, या फिर इसको पिपरमिंट भी बोलते हैं, पिपरमिंट तेल। ठीक है, और पानी, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिक्स रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, पिपरमिंट के तेल का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है या क्वथनांक रहता है, पानी के क्वथनांक से कम रहता है, काफ़ी कम रहता है, ज़्यादा कम रहता है। तो क्या करते हैं हम इनको, जो अपने गांव में पिपरमिंट तेल की टंकी लगी रहती है, वहाँ पर क्या करते हैं, बस इनका हम आसवन करते हैं और क्या करता है, पिपरमिंट का तेल यहाँ से वाष्पीकृत होकर के क्या होता है, इसका वाष्पीकरण होगा। उसके बाद आगे जा करके क्या होता है, संघनन हो जाता है। तो संघनन के बाद हमें हमारे बॉक्स में क्या होता है, जो शुद्ध रूप में तेल रहेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आसवन विधि में क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा या क्वथनांक कम रहेगा, उसका पहले वाष्पीकरण हो जाएगा, उसके बाद उसका हम संघनन कर लेंगे, कंडेंसेशन कर लेंगे। संघनन करने के बाद हमें वो शुद्ध मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, जो पिपरमिंट तेल का यहाँ पर वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी पानी की बूंदें भी इसके साथ चली जाती हैं वाष्पीकृत होकर के। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी की बूंद भी साथ में चली जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पर तेल, पिपरमिंट की तेल की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, पानी के घनत्व से कम होता है। तो पानी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है और तेल हमारा ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो जो ऊपर तेल रहता है उसको हम आसानी से शुद्ध मात्रा में निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पर। तो अगला है दोस्तों यहाँ पर ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस विधि द्वारा ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो तथा दूसरा ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो ऐसे ठोस अगर आपस में मिक्स हैं जिसमें से एक क्या होता है, ऊर्ध्वपातित होता है। ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जिसका ऊर्ध्वपातन होगा जिस ठोस का, वो क्या करेगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो प्योर सॉलिड होगा वो बच जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ठोस को हम प्रयोग करते हैं ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए जिसमें से एक ऊर्ध्वपातित होता है तथा दूसरा नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है कपूर, नेप्थालीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं हम इस विधि द्वारा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पर। तो अगला है दोस्तों अलग करने की जो विधि है ये है आंशिक आसवन विधि या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ऐसे द्रवों को अलग किया जाता है, ऐसे लिक्विड्स को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट काफी एक दूसरे के करीब रहते हैं, ठीक है। मतलब क्वथनांकों में अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा जैसे उदाहरण यहाँ पर हमने लिखा है खनिज तेल जो कि जमीन से डायरेक्टली निकलता है या कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग शुद्ध मात्रा में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आंशिक आसवन में क्या करते हैं, खनिज तेल का हम आंशिक आसवन करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर हमें डीजल, उसी तेल से डीजल मिलेगा, उसी से पेट्रोल, मिट्टी का तेल सब क्या करेगा उसी से अलग होता चला जाएगा, ठीक है। तो आंशिक आसवन किसके लिए प्रयोग होता है, ऐसे मिश्रित द्रवों को अलग करने के लिए प्रयोग होता है जिनके क्वथनांकों में अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले पर। तो अगला हमारा जो यहाँ पर अलग करने की विधि है वो है वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। तो वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पर इस विधि में किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता पर आधारित होती है, ठीक है। जैसे मिश्रण में जितने भी प्रकार के अवयव रहेंगे वो क्या करते हैं, सबकी एब्जॉर्बिंग पावर, अवशोषण क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो उस पर आधारित ये होती है हमारी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस, ठीक है। जैसे प्रोटीन, पेप्टाइड, विटामिन्स, एमिनो एसिड, लिपिड आदि जैसे निकट संबंधी जितने भी यौगिक हैं इनको हम क्या करते हैं, इसी विधि का उपयोग करके अलग करते हैं, क्योंकि इन सब की जो एब्जॉर्बिंग पावर होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग अवशोषण की वजह से क्या होते हैं, इनको हम आसानी से इस विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले वाले पर। तो अगला हमारा यहाँ पर अलग करने की, मिश्रण को अलग करने की विधि है भाप आसवन या स्टीम डिस्टिलेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर स्टीम के साथ आसवन हो रहा है, भाप के साथ कार्य हो रहा है। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में घुलनशील होता है, परंतु वाष्प के जल में अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील होता है मतलब मिक्स नहीं होगा, और लेकिन क्या होगा, वाष्प के साथ वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण है जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल, ये सब क्या होते हैं, वाष्प के साथ वाष्पीकृत हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स को या यौगिकों को अलग किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, यहाँ पर एसीटोन को अगर हम क्या करेंगे, इसके क्वथनांक तक ले जाते हैं तो क्या होता है, ये अपघटित हो जाता है, अपने पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल को भी अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये भी अपघटित हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है अलग अलग पार्ट्स में। तो इनको हम अलग करने के लिए क्या करते हैं, इनको भाप के साथ हम क्या करते हैं, वाष्पीकृत कर लेते हैं और इनको आसानी से हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये क्वथनांक तक इनका लेवल पहुंच ही ना पाए और इनको हम आसानी से भाप के साथ अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भाप आसवन में इस प्रकार से हम इनको शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।